हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब कोरोना में अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मेरू पल, आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड वो है मतलब रतन टाटा जी की बायोग्राफी है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है विवेक बिंद्रा का फ्रेंड्स। तो आज मैं उस पर रिएक्शन दूंगी और ये वीडियो का सजेशन, इस पे रिएक्शन देने का सजेशन आया है राहुल कुमार जी की तरफ से। तो राहुल कुमार जी को थैंक यू। और आइए, हाँ ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो हम 2 पार्ट में बनाएंगे फ्रेंड इसको, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। माता पिता का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया। मां ने दूसरी शादी कर ली। जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहे। आस पड़ोस के बच्चे चिढ़ाते तंग करते रहे। अपनी खुद की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। जिंदगी भर अकेले रहना पड़ा। जब अमेरिका गए तो बर्तन धोते रह गए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। बॉलीवुड की कहानी नहीं है ये कोई। वापस आ चुका हूं पूरे जोश के साथ। इस बार बात करूंगा रतन टाटा पे। बहुत कमेंट्स किए थे आपने। रतन टाटा सर, रतन टाटा देश के रतन टाटा। इससे पहले भी मैंने वाकई में रतन है फ्रेंड हमारे इंडिया के। अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बॉलीवुड पे 4 केस स्टडी दी थी। चारों का व्यूअरशिप मिलियंस में गया है। खड़ा हो चुका हूं, अब कोई वीडियो बैठ के नहीं बना रहा हूं, पूरे जोश के साथ आ चुका हूं। अगर आप थोड़े नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, सरदार पटेल, और अगर 5 लाख लाइक दिए ना तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी बना सकता हूं। क्यों कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? अब वीडियो मिस मत करिएगा। नई नई लर्निंग दे रहा हूं आपको। सही कार्य करने के लिए समय हमेशा ही सही होता है। कौन थे रतन टाटा? इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण, कौन थे? लंदन में इनको सर का टाइटल दिया, ऑनररी नाइट बोलते हैं उसको। यूके में टाइटल दिया गया इनको सर, इसीलिए मैं भी पूरे वीडियो में बोलूंगा सर रतन टाटा। इनकी चेयरमैनशिप में इनका रेवेन्यू टाटा ग्रुप का 40 गुना बढ़ा। सर रतन टाटा 22 साल में 40 गुना रेवेन्यू बढ़ा। प्रॉफिट इन्होंने 50 गुना बढ़ाया। ग्रेटनेस रतन टाटा की ये थी कि ये हर डीप इंसल्ट को स्टीप रिजल्ट में कन्वर्ट करते थे। आप इनकी बेइज्जती करो, इनको डीप इंसल्ट दो, ये स्टीप रिजल्ट क्रिएट कर देंगे। जितना इनको तंग करो ये उतना ग्रो कर जाते हैं। 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं इंडिया में। 90% स्टार्टअप 90% 5 साल में फेल हो जाते हैं। केवल बचे हुए 5% स्टार्टअप है जो अगले 10 साल तक चल पाते हैं, और 0.01% कंपनियां जो 100 साल तक चलती हैं। टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जो 150 से ज्यादा साल से चल रही है। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इनकी 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज पूरे देश के अंदर इनका। टीसीएस अकेली इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और टीसीएस का मार्केट कैप एक तरफ। दोबारा सुन लो, पूरा पाकिस्तान, पूरा उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, उनका टोटल मार्केट कैप पूरे देश की सारी कंपनियों का, और हमारी टीसीएस एक तरफ। ये रतन टाटा 4% अकेले जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 50,000 करोड़ के लगभग का टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी जीडीपी में 4% सिर्फ रतन टाटा, मतलब सॉरी कितना टैक्स कलेक्ट सर रतन टाटा जी की कंपनी से आता है, टाटा कंपनी से। हम सबके पास सुविधाओं में टाटा का बहुत बड़ा रोल है। 28 दिसंबर 1937 को पारसी श्री रतन टाटा, सर रतन टाटा आज 83 साल के हो चुके हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस में हार्वर्ड में पढ़े हैं। पिता नवल टाटा, मां सुनी टाटा। आपस में उनका डिवोर्स हो गया तो ये दादी नाउजी भाई टाटा के साथ रहे। 1962 में अमेरिका से जब लौट के आए इंडिया में तो उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी जमशेदपुर के अंदर। और उस समय सारे मजदूरों के साथ रहते थे, शॉप फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ ही डॉर्मेट्री में सो जाया करते थे। खाना भी लाइन में लग के कैफेटेरिया में उनके साथ लंच किया करते थे। इन्होंने पूछा गाड़ी मिलेगी? उनको बोला गया गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, साइकिल पे आया करो अच्छा रहेगा। बोले साइकिल? अच्छा मैं समझ गया। तो ये पैदल ही आने लगे, साइकिल पे भी नहीं आए। अपनी लीडरशिप में इन्होंने टीसीएस को लिस्ट किया, पब्लिक गए। टाटा मोटर्स को उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया ताकि इंटरनेशनल पावर और रिकॉग्निशन मिल सके। एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, टेटली, देवू कमर्शियल व्हीकल, कोरस ग्रुप स्टील के लिए, जैगवार लैंड रोवर की कहानी तो आपको पता ही है। वो मैं बिल फोर्ड की कहानी, इनकी टाटा और बिल फोर्ड की बेइज्जती की कहानी पहले कवर कर चुका हूं कि कैसे इनकी बिल फोर्ड ने बेइज्जती करी थी। जब ये अपनी कंपनी बेचने डेट्रॉइट गए तो उन्होंने कहा तुम पे एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा ने अपनी कंपनी बेची नहीं। बाद में बिल फोर्ड इनके पास डेट्रॉइट से मुंबई आए, बोले आप हमारी कंपनी खरीद के एहसान कर रहे हैं। तब इन्होंने जैगवार लैंड रोवर ली थी।
5 स्ट्रैटेजी पहले बिजनेस की लेता हूं, फिर बताऊंगा रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं करी और इनके 10 अनसुने किस्से, वो कहानियां जो सुन के आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे। पहले 5 स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो अपने आप मिल सके, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, ढूंढते रहो, कौन सी नई मार्केट, कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन सा नया कस्टमर। दूसरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपने आप होगी, ठीक है, अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेंगे, टेक ओवर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, दूसरी कंपनियां खरीदेंगे, छोटी कंपनियां खरीदेंगे, खुद को बड़ा करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंस करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी, जो धंधा अच्छा नहीं है उसमें से एग्जिट कर लो। कॉस्मेटिक, पेंट, ऑयल, सोप, फार्मा, सीमेंट, ये 6 कंपनियां इनकी चली नहीं, उनसे एग्जिट कर गए, बाहर निकल जाओ, कोई अटैचमेंट नहीं, धंधे को धंधे की तरह चलाना है। चौथी स्ट्रैटेजी, एंटर करो उसमें जो चलेगा, रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इनका बहुत अच्छा चलता रहा, उसमें एंटर करके उसको बड़ा करते गए। और इनकी फाइनली 5वीं स्ट्रैटेजी क्या थी कि कोर बिजनेस को पकड़ के रखो, स्टील, मोटर, केमिकल और पावर, ये इनके कोर बिजनेस थे। अब लेते हैं 10 वो कहानियां। 10 में से पहली कहानी बहुत लोगों के मन में है, रतन टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं। एक बार आया था मौका, वो शादी के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। लॉस एंजलिस में उनको वहां एक अमेरिकन देवी से बहुत प्रेम हो गया था। वो देवी जी को भी रतन टाटा से बहुत प्रेम हो गया था, और वो अमेरिकन देवी के साथ इतना प्रेम हो गया कि इन्होंने डिसाइड कर लिया अब शादी करें। इतने में टाटा जी को फोन आया इंडिया से, अरे बेटा रतन मैं बीमार हूं। उनकी दादी का फोन आया, इंडिया मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय। रतन टाटा को जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी दादी के साथ ही तो बताई थी। तो उन्होंने देवी जी को बोला कि चलो चलते हैं अब इंडिया में शादी करेंगे हम लोग, और दादी से भी आपको मिलवाऊंगा। तो वहां बेटी को रुकना पड़ गया क्योंकि उसके माता पिता ने बोला इंडिया में इंडो चाइना का वॉर चल रहा है, 1962 का समय था, इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उन्होंने कहा अभी इंडिया जाना ठीक नहीं है। ये इंडिया गए, सोचा अब वो देवी जी आने वाली हैं। उधर उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी। और रतन टाटा को सुन के बहुत धक्का लगा क्योंकि वो वचन दे चुके थे। रतन टाटा ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात बोली कि जो मैं बोलता हूं उसे पूरा करता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलता मैं। I tend to अच्छा, ये पहले का not say इंटरव्यू। things loosely. I try to live up to whatever I've said, the commitments I've made. क्योंकि इन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि बीच मैं में शादी पहले तुमसे का भी करूंगा, फोटो आया था और मुझसे फ्रेंड। किसी और से कर ली तो रतन वो टाटा ने स्मार्ट जिंदगी दिखते थे। भर दोबारा शादी नहीं करी, अकेले रहे, लोनर रहे। सी इट इज नॉट इजी टू बी लॉयल टू समवन हु इज नॉट लॉयल टू यू। वो लड़की इनको लॉयल नहीं थी रतन टाटा को, तो भी बावजूद उसके कि कोई अपनी लॉयल्टी ना दिखाए तब भी जिंदगी भर लॉयल रहे। आज तक उसकी याद में उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। लॉयल्टी जो है ना वो ग्रे नहीं होती है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है। लॉयल्टी बीच में नहीं होती, या ब्लैक है या व्हाइट तो है या नहीं है। रतन टाटा ने शादी नहीं करी। लेकिन अब मैं आपको बात करता हूं दूसरी कहानी का किस्सा। एक बार ये नासिक की तरफ जा रहे थे मुंबई से, कई सीनियर ऑफिशियल्स थे, गाड़ी में जा रहे थे, और रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर हो गया तो सब अपना गाड़ी से उतरे, अपना कैजुअल थे, वहां पे इधर उधर घूम रहे थे, कोई अपना चाय पी रहा था टपरी पे, कोई अपना सुट्टा मार रहा था, तो सब तरह कैजुअल हो गए, इधर उधर घूम रहे थे। और तभी देखा कहीं रतन टाटा नहीं दिख रहे, रतन टाटा नहीं दिख रहे। अरे भाई कहां गए रतन टाटा, कहां गए रतन टाटा, चाय पी रहे हैं, अरे कहीं कहीं वॉशरूम गए हैं। तो रतन टाटा अचानक लोगों ने देखा कि अपनी स्लीव्स ऊपर करके और अपने टाई को कंधे पे ऐसा पीछे टांग करके, उसके बाद जो है जैक और पाने को हाथ में पकड़ के दूसरे टायर का प्रेशर चेक कर रहे, उसके साथ पंचर लगवा रहे। तो लोगों ने आके पूछा भाई आप रतन टाटा हैं, आप काहे पंचर लगा रहे भैया, वो उसका काम है पंचर लगाने का। तो बोले देखो ऐसे लोग ही तो बनते हैं ग्रेट। मेरी मदद से 7.5 मिनट में कर लेगा तो जहां मीटिंग में पहुंचना वहां 7.5 मिनट ज्यादा मिल जाएगा मुझको। अगर मैं टाइम लूज कर जाऊंगा, ज्यादा हो जाए, टाइम इज लॉस ऑफ मनी। वाह। प्रश्न ये उठता है कि आप ब्रिलियंट अपने से नीचे के स्तर पे जाकर के जिंदगी में कोई काम किया है? आखिरी बार कब किया था आपने? कब आपने अपने स्तर से नीचे उतर करके दूसरों की मदद करी थी? रतन टाटा जिंदगी भर सिखाते रहे लीडरशिप इज नॉट ब्रिलियंट, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे पर्सनली उनके घर तक गए, ये तो आप जानते हैं। 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक उनको कॉम्पनसेशन दिया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर के लिए एक मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ, कोई टेंशन हुआ, क्योंकि इतनी गोलियां बमबारी हुई थी वहां, जिंदगी भर के लिए उनको डॉक्टर भी दिया। जिसका देहांत हुआ उसको पहले 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तो दिया, और साथ में उसकी बची हुई जितनी नौकरी थी, उसकी पूरी जिंदगी की आखिरी जो सैलरी थी वही तनख्वाह उसको जिंदगी भर दी।
उसके बाद उसके घर में परिवार में बच्चों की एजुकेशन की, मैरिज की, मेडिकल की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसे थे रतन टाटा, जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और अगर तुमने कोई कर्जा लिया तो वो कर्जा भी माफ किया। इतना ही नहीं कि जो लड़का पहला महीना हुआ है आके, पहला दूसरा दिन हुआ है, ऐसा भी एक लड़का था। ऐसे भी कुछ लड़के थे जिनको बिल्कुल अभी होटल में ज्वाइन ही किया था, ट्रेनी थे, उनको भी ऐसे ही पूरा कॉम्पनसेट किया। ये सब तो सब समझते हैं, पर जो बात जिसने मुझे हैरान कर दिया, जिसके कारण मैं भी अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड को चेंज कर रहा हूं, वो ये है कि उन्होंने अपने होटल वालों की तो मदद करी, बाहर आसपास बाजार में जो पुलिस वालों को गोली लगी उनको भी उन्होंने कॉम्पनसेट किया। वहाँ पेडेस्ट्रियन जो राही चल रहे थे, वहाँ पे राहगीर थे, चाय वाला था, भेलपुड़ी वाला था, गुब्बारे वाला, पाव भाजी वाला, पान की दुकान, टपरी, जिनको टाटा ग्रुप से कोई मतलब नहीं, उनको भी इन्होंने मॉनिटरी भी पैसे से भी मदद करी और साथ में टाटा ग्रुप में नौकरी भी दिलाई, और ये सब कुछ उन्होंने केवल 20 दिन में कर लिया। दूसरी तरफ एक लड़की थी देविका, सीएसटी स्टेशन पे, उसने अजमल कसाब को रिकॉग्नाइज किया था। छोटी लड़की थी, 10 11 12 साल की, और उसको उसके पिता और उसके भाई जेंट्स वॉशरूम गए थे, छोटी बच्ची को बाहर 2 मिनट छोड़ करके, और उसको सामने से आके गोली मारी। उसी ने अजमल कसाब को आकर के बाद में कोर्ट में पहचाना था। आज रतन टाटा ने तो 20 दिन के अंदर कॉम्पेंसेशन कर दिया सब कुछ। 20 दिन में फटाफट कमेटी बना के सबको मुआवजा दिया, सबकी मदद करी, सबके साथ खड़े हो गए। और तब 2008 से 2020 हो गया, एक 20 दिन, एक 2020, 20 डेज 2020। आज 2020 तक उस लड़की को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं गोल्डन मिला। हार्ड मछुआरे थे कहीं, मैं भी इकोनॉमिक टाइम्स में खबर पढ़ रहा था, वो मछुआरों को आज 12 साल के बाद कॉम्पेंसेशन मिला। मतलब सरकार को जितना समय लगता है, टाटा को कभी समय नहीं लगता। करुणा के लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखिए, और अगर खुद को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो भी वही करना है, तो भी करुणा का भाव रखना है। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जो वैल्यू को वैल्यू किया करते थे, वैल्यूज को, ही यूज्ड टू वैल्यू द वैल्यूज। चौथी कहानी, हार्वर्ड के अंदर अब सब लोग सोचने लगे कि भाई हम क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं, 26/11 में सबसे बड़ा क्राइसिस था, और तब वहां के प्रोफेसर ने सोचा कि भाई हम केस स्टडी सिखाते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो उन्होंने अपने 2 प्रोफेसर्स को भेजा कि जाके इंडिया में पता लगाओ कि रतन टाटा की ये कंपनी टाटा ग्रुप में जो होटल था, होटल के कर्मचारी इतने कमिटेड कैसे थे, कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर डाल के दूसरों को बचाने में लगे थे। आपको तो पता है ना, वहां एक जनरल मैनेजर भी था, करमबीर सिंह, 1 साल पुराना जनरल मैनेजर था, और उसने क्या देखा, मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसी होटल में रुके हुए थे, और उसको पता चला, खबर मिली कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है वहीं पे, जो नीति थी उसकी वाइफ, और उसका बेटा उदय और समर, एक की उम्र 14 साल, एक की 5 साल, वो होटल के अंदर है जनरल मैनेजर करमबीर सिंह, और ऊपर फ्लोर के अंदर एक स्वीट कमरे के अंदर उनके बच्चे और उसकी बीवी की डेथ हो गई। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि आग लग गई थी वहां कमरे में, वो रुका नहीं। वो सुनने के बावजूद वो दूसरे गेस्ट को बचाने में लगा रहा। इतना ही नहीं, उनके अलावा यंग ट्रेनी थे बहुत सारे, वो भी गेस्ट को बचाने में लगे रहे, वो भी खुद वहीं रुक रहे, उनको गेस्ट को भेजते रहे होटल के अंदर। टेलीफोन ऑपरेटर फोन करके बता रहा है कि अब निकलो, अब रुको, अब निकलो, अब रुको। रिसेप्शनिस्ट जो स्टाफ थी वहां पे, वो भी ह्यूमन शील्ड बना बना करके गेस्ट को निकालने में लगे हैं। सब लोग हैरान थे। हार्वर्ड बोला कि यार एम्प्लॉइज में ऐसा है क्या, इनके ये क्या भरते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं कि इनके एम्प्लॉय कोई आर्मी के अफसर थोड़े ही है कि अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। भाई सबसे पहले तो आदमी अपने को बचाता है, खुद निकलता है, लेकिन इनके सारे एम्प्लॉय, ताज मालदीव्स का भी था ना ताज, वहां पे भी सुनामी आया था 2004 में, उधर भी इन्होंने यही किया था। तो वो सोचे कि भाई ताज होटल के एम्प्लॉय ऐसे हैं कैसे। तो देश पांडे और रैना, ये 2 आदमी हार्वर्ड से आए रिसर्च करने इंडिया में। तो पहले सोचा भाई सिंपल सी बात है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती होगी, इनका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, इनके मैनुअल अच्छे होंगे। लेकिन वो बोले नहीं, ट्रेनिंग तो तब देना जब एम्प्लॉय 2 4 5 10 साल पुराना हो जाए। यहां तो एम्प्लॉय नया था, जिसको आए 15 दिन हुए वो भी जान दे रहा है अपनी। तो बोले कि अच्छा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन अच्छा देते होंगे। भाई नहीं, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन तब दोगे जब तुम साल 2 साल 4 साल नौकरी कर लोगे, तब तो कोई अवार्ड रिवॉर्ड दोगे। वो तो 15 साल पुराने लड़के, 15 दिन क्षमा चाहता हूं, पुराने लड़के आए और होटल में अपनी जान देने में लगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या चक्कर है, टाटा ग्रुप के होटल में कोई आदमी आता है तो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, पर ग्रुप के लिए, टाटा के लिए काम करता है, क्या चक्कर है। तुमने कहा भाई रिज्यूमे अच्छा था, इनका एक्सपीरियंस अच्छा था, पता चला वो भी नहीं। फाइनली रतन टाटा से जब इनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा क्या क्या चक्कर क्या है, आपके होटल का आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। तो रतन टाटा ने बोला ये बाद की बात नहीं है, ये हायरिंग से पहले की बात है। हम उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी को देख लेते हैं इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू इज द की। इंटरव्यू के दौरान ही हम अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को लेते हैं जो ईमानदार है। काम करना तो हम सिखा देंगे, हमें ईमानदार लोग चाहिए। ये है टाटा ग्रुप।
खुद इतने ईमानदार, ईमानदार लोग उनकी जी, ईमानदारी पर तवे पे बैठ करके इंसान आज भी कसम खा सकता है कि भाई टाटा नहीं कर सकते बेईमानी। और ऐसे ही एम्प्लॉय भी लेते हैं, कहते हैं ईमानदार ले लो। और जब ईमानदार लोग लिए तो उन्होंने अपनी जान दी होटल में लोगों को बचाने के लिए। इनका रूल क्या है, नेशन बिफोर द बिजनेस। मैं 5वीं कहानी सुनाता हूं। अभी ताज अटैक की मैंने 2 कहानी सुनाई आपको, अब ताज ही की तीसरी कहानी लेते हैं कि ताज होटल को ठीक करने के लिए रतन टाटा ने टेंडर निकाला। भाई होटल में आग लग चुकी है, होटल में गोलियां चली हैं, होटल पूरा तहस नहस हो चुका है, तो उन्होंने दुनिया भर में टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को आके ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रिपेयर करने के लिए दुनिया भर में टेंडर, पाकिस्तान से 2 कंपनी ने भी टेंडर अप्लाई कर दिया कि हम आपका होटल आके ठीक करते हैं। अच्छा, उनको रतन टाटा ने ध्यान नहीं दिया, भाई पाकिस्तानी है, मैं यही कराऊंगा इनसे। कसाब साहब वहीं से आए थे, तो ये को 2 आदमी, 2 बड़े बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुंच गए मुंबई रतन टाटा से मिलने के लिए कि भैया हमको दे दो, हम करेंगे टेंडर पास। रतन टाटा ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कमरे के अंदर से सेक्रेटरी को बोल दिया, बोल तो बिजी हैं। वो बाहर बैठे वेट करते रहे, पूरा सुबह से शाम हो गया। रतन टाटा ने फिर मैसेज भेज दिया उनको, बोलो चले जाओ, तुम अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए, मैं बिजी हूं। ये दोनों पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए एक बड़े कांग्रेस के नेता के पास। उस समय कांग्रेस का वो कैबिनेट में मिनिस्टर था, और उनके पास जाकर के बोलते हैं कि आप मेरी रतन टाटा से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, हम उनका होटल ठीक कर देंगे, भैया हमारा तो काम ही यही है। तो कांग्रेस के मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन किया, हेलो मैं मंत्री बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। रतन टाटा बोले बताइए। बोले ये 2 आदमी आए हैं बिजनेसमैन पाकिस्तान से, ये आपका होटल ठीक कर सकते हैं, इनको टेंडर दे दो, आप इनको मीटिंग तो दे दो, कम से कम इतना तो करो। तो रतन टाटा ने उनको क्या जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। बोले तुम बेशर्म हो सकते हो, मैं बेशर्म नहीं हूं, पाकिस्तानियों को धंधा नहीं दूंगा, खटाक फोन रखा। ऐसे हैं हमारे श्री रतन टाटा। इसी के साथ दूसरी कहानी, और 26/11 के अटैक के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनसे कुछ इससे बोलते हैं देश प्रेम फ्रेंड। टाटा सुमो, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा, नुकसान बर्दाश्त है लेकिन देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। क्विकली छठी छोटी सी कहानी, एक बार एक कॉलेज के चेयरमैन उनको इन्वाइट किया कि बड़े फंक्शन में 25वीं एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेशन थी। अब रतन टाटा आए हुए, रतन टाटा है भैया, टाटा ग्रुप कंग्लोमरेट, बच्चों में भीड़ भाड़ हो गई, और मैं देखूंगा आगे आऊंगा, मैं देखूंगा आगे आऊंगा। 2-4 बच्चों ने इधर धक्के मार दिए, आगे निकलने के चक्कर में रतन टाटा ने देखा बेचारी एक लड़की नीचे गिर गई। उन्होंने कहा कि आप फंक्शन खत्म होने दो, मैं आपसे मिलूंगा। फंक्शन थोड़ा लंबा हो गया, रतन टाटा जी की फ्लाइट थी और उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। प्रिंसिपल ने बोला फ्लाइट क्यों मिस कर रहे हैं साहब, बच्चे हैं, क्या हो गया? बोले नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं इनसे मिलूंगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहानी आपने पहले बॉलीवुड में बहुत सुनी होगी, वचन न जाए। असलियत में रतन टाटा कहते हैं जो मैं मुंह से निकाल देता हूं मैं करता हूं पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वीं कहानी, रतन टाटा एक पीपल्स पर्सन थे। आपको पता है कहानी तो हमारे राम भगवान की है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बहुत हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो था रतन टाटा जी का नहीं, रतन टाटा जी का नहीं, विवेक बिंद्रा जी ने बोला ना, और हमने भी उसकी ग्रेटनेस सुनी फ्रेंड। तो आज से हम बुलाएंगे सर रतन टाटा फ्रेंड्स। और सही में उसको सर तो बहुत कम चीज़ है फ्रेंड, उसको तो सम्मान दे उतना कम है। उसमें वाकई में मतलब ग्रेटनेस, सर रतन टाटा मतलब ग्रेटनेस। अगर ग्रेटनेस को हम किसी में डिफाइन करेंगे तो हमारे रतन टाटा जी फ्रेंड्स। उसमें ईमानदारी, देश के प्रति प्रेम, करुणा, दया, क्या बोले फ्रेंड्स, मतलब ऐसे मल्टी टैलेंट तो ठीक है, उस संस्कार भी इतने फ्रेंड। और हमको एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को तो, कि वो बोले, हार्वर्ड ने बोला कि ये टाटा कंपनी में जो ये सब होटलें वगैरह है उसमें जो एम्प्लॉय है वो मतलब अपने कोई भी बैड सिचुएशन में अपनी जान तक देने के लिए वो राजी हो जाते हैं। मतलब क्या वो लोग क्या करते हैं, या पैसा ज़्यादा देते हैं या उसको किस हिसाब से वो लोग उसको हैंडल करते हैं कि वो इतने ईमानदार होते हैं मतलब अपनी कंपनी के प्रति, अपने काम के प्रति। तो रतन टाटा जी से जब उसने मुलाकात की तब रतन टाटा जी ने बोला कि हम जब इसको हायर करते हैं यानी जब रखते हैं तब हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं काम कितना आता है, वो हम नहीं देखते हैं, वो ईमानदार कितना है फ्रेंड वो देखते हैं। काम तो हम सिखा देंगे, लेकिन ये बात सही है फ्रेंड, किसी भी इंसान में आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, लेकिन
ईमानदारी जो है वो तो खून में होती है, वो आप नहीं डाल सकते। तो वो बात हमको बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स। और रतन टाटा जी का हम क्या बोले, हम तो फ़ैन हो गए रतन टाटा। वैसे भी हम फ़ैन हैं, हम बहुत सुने हैं फ्रेंड रतन टाटा जी के, सर रतन टाटा जी के बारे में कि वो बहुत चैरिटी करते हैं फ्रेंड। और हमारे देश में कुछ भी आपदा हो, पहले हमारे सर रतन टाटा जी आगे आते हैं फ्रेंड्स मदद के लिए। और फ्रेंड देखिए, और भी करोड़पति है, अरबोपति है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स है, लेकिन इसके रतन टाटा जी जैसे हम नहीं देखे हैं फ्रेंड्स। और एक रतन टाटा जी की बात हमको बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स कि वो पाकिस्तान से दो आए थे, तो उसने उसके साथ मीटिंग ही नहीं की। वो कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर यानी वो कैबिनेट मंत्री के पास गए, उसको बोल दिया कि तुम बेशरम हो सकते हो, मैं बेशरम नहीं हूँ। जिस देश के लोगों ने हमारे भारत में आतंकवादी हमला किया है फ्रेंड्स, उसकी होटल में आतंकवादी हमला किया है, उसी देश के व्यक्ति को वही होटल ठीक करने देंगे। और वो जवाब हमको बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। इसी से पता चलता है रतन टाटा जी की ग्रेटनेस, उसके दिल में कितना प्रेम है हमारे इंडिया के लिए, और क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा 2-3 बार फैक्ट पता चला, हमको नहीं पता था। वो पारसी कम्युनिटी से है, वो हमको नहीं पता था फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड बोलूँगी कि पैसे तो आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, सब कमाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा को किस हिसाब से आप यूज़ करते हो। और मेरे को तो बोला ना, हम तो भक्त हो गए रतन टाटा जी के फ्रेंड्स। और हमको बहुत गर्व है कि ये हमारे इंडिया से है, हमारे देश के हैं श्री सर रतन टाटा जी फ्रेंड्स। और मैं सेकंड पार्ट इसका जल्दी बनाऊंगी फ्रेंड्स। और ये सजेशन भेजने के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो है फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा और इंस्पायरिंग लगा फ्रेंड्स। और आपको भी मेरे रिएक्शन अच्छे लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन दिलवाने हैं, मतलब रिएक्शन करवाना है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और राहुल कुमार जी को थैंक यू सो मच ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो सजेस्ट करने के लिए फ्रेंड। और इसका ही मैं फर्स्ट पार्ट बनाई हूँ, मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी फ्रेंड्स। पार्ट बनाते बनाते मैं ही खुद इतनी मगन हो गई हमारे सर रतन टाटा जी के ग्रेटनेस में कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।